आप सभी को नमस्कार है। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आज जो है 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। भले ही ये शूटिंग गणतंत्र दिवस के दिन हो रहा हो, आपको मिले अगले दिन वो अलग बात है, लेकिन हम लोग जो है बहुत ही अच्छे तरह से गणतंत्र दिवस भी मनाए। और हम लोग करंट अफेयर्स की ये क्लास शुरू कर रहे हैं, जो आपको करंट अफेयर जो है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें निश्चित तौर पे आ रहा है। और अब तो मैक्सिमम पहले तो 3-4 क्वेश्चन आते थे, अब जो है 7 से 8 या 10 क्वेश्चन तक आ रहे हैं एग्जाम में। अभी बिहार दरोगा के एग्जाम में करंट अफेयर्स कितना आया ये आप लोग जाने, हमको लगता है 10 प्लस क्वेश्चन, ऐसे करके 12-13 प्लस क्वेश्चन ऐसे करके एग्जाम में आ रहे हैं। मतलब कि करंट अफेयर्स का महत्व सभी एग्जामों में आजकल अच्छा है। ठीक, तो हम लोग करंट अफेयर्स का क्लास शुरू करेंगे। प्रत्येक दिन आपको क्लास मिलेगा। यह क्लास जो है आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल सकता है। आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपको ये पीडीएफ के रूप में भी आपको प्रत्येक दिन मिलते रहेगा। हम लोग जो है, अगर आप ये जैसे ये मेरा स्टूडियो है, ये स्टूडियो घोड़ा सहन क्षेत्र में है। घोड़ा सहन से 50 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप अगर कम से कम 20 विद्यार्थी अगर हैं जो क्लास को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि मेरे लिए ऑफलाइन सेट उपलब्ध कराया जाए, तो आपके लिए ऑफलाइन, जैसे आप 15 दिन पढ़ाई करेंगे, इस 15 दिन में क्या आप पढ़े हैं, जैसे 15 दिन का लगभग 150 क्वेश्चन तो हूबहू मिलेगा। और इस 150 के अंतर्गत कम से कम 2000 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। इस 2000 क्वेश्चन में से कोई भी 100 क्वेश्चन का हम सेट तैयार करेंगे, यानी कि पढ़ाए हुए क्लास में से ही 100 क्वेश्चन का सेट तैयार करेंगे, और वो सेट आपको ऑफलाइन पहुंचाया जाएगा 50 किलोमीटर के रेडियस में घोड़ासहन से। और घोड़ासहन है कहाँ, तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है, ये आप समझ रहे हैं। तो आप अगर इस एरिया में हैं तो आप ये ऑफलाइन सेट भी बना सकते हैं। आप हमको कॉल करके बता सकते हैं कि हम लोग इस एरिया में हैं, क्या आप हमको क्वेश्चन उपलब्ध कराइए, और हम आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक अल्टरनेट सोमवार को आपको क्वेश्चन मिल सकता है। प्रत्येक अल्टरनेट सोमवार को आप सेट दे सकते हैं कि आप कितना पढ़े हैं, इस 15 दिन में आप कितना क्लास किए हैं, उस कितना क्लास में से कितना आपके दिमाग में है, कितना आपका दिमाग आउट कर चुका है। आप ये पढ़ेंगे तो इससे आपको वीडियो देखने में मन भी लगेगा, क्लास को ठीक से पढ़ेंगे भी, यानी कि सेट बनाएंगे तो ठीक है। तो आइए हम लोग ऐसे करते हुए सेट को आगे करते हैं, क्लास को आगे पढ़ाते हैं, यानी कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ये स्कूल का नाम है और आपके चैनल का नाम है आप अल्फस एजुकेशन है। हम चाहेंगे कि आप लोग निश्चित रूप से चैनल से जुड़े। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 के छठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया। ध्यान से सुनिए, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 के छठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया। यह उद्घाटन कहाँ किया गया, लेह में किया गया है। ध्यान से देखिएगा, यह शीतकालीन खेल है, इसका मतलब ये जनरली शीतकालीन क्षेत्र, मतलब शीत वाले क्षेत्र में, ठंडे प्रदेशों में जनरली किया जाएगा। जैसे इस खेल में शामिल है आइस स्केटिंग, जहाँ बर्फ गिरेगा वही होगा। इस सब टाइप से ये, जैसे इससे पिछला संस्करण जो है 5वां संस्करण वो हुआ था आपको श्रीनगर के गुलमर्ग में। छठा संस्करण कहाँ हुआ है, तो लद्दाख के लेह में हुआ है। लद्दाख के कहा, लेह में हुआ है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे, आप समझिए कि खेलो इंडिया, छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 लेह लद्दाख में हुआ। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इसका उद्घाटन कौन किया, तो कविंद्र गुप्ता। वहाँ के उपराज्यपाल कौन है, कविंद्र गुप्ता, जो इसका खेल का क्या किए, उद्घाटन किए। 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। यह खेल जनरली जनवरी में होता है, जो इस बार 20 से 26 जनवरी के बीच आयोजित किया गया। कहाँ, तो लेह में। प्रतियोगिता में आइस हॉकी, आइस स्केटिंग प्रतियोगिता शामिल है। इस संस्करण में खासकर स्पीड स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग और साथ साथ फिगर स्केटिंग की शुरुआत की गई। ये तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि छठे संस्करण में कौन कौन सा खेल शामिल किया गया, तो स्पीड स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग और साथ ही साथ फिगर स्केटिंग जो है इसमें शुरुआत किया गया। खेलों का आयोजन दो खेलों का आयोजन 2020 से खेलो इंडिया योजना के तहत किया जा रहा है। इस खेल को जो है खासकर शुरुआत किसने की, तो मोदी जी ने खेल को शुरुआत किया। आप समझिए कि आइस हॉकी स्थल कहाँ है, तो एनडीएस आइस हॉकी स्टेडियम लद्दाख स्केटिंग रेजिमेंटल सेंटर है। ऐसा करके आप समझिए कि इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से खेल से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आता ही आता है। तो आप इसमें यह क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, इस संस्करण में स्पीड स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग और साथ साथ फिगर स्केटिंग की शुरुआत किया गया। यह कहाँ हुआ, तो लेह में हुआ। इसका उद्घाटन कौन किया, तो उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता जो है इसके उद्घाटन करता है। ठीक है, चलिए आगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जनवरी 2026 में किन दो भारतीय राज्यों की सरकारों ने प्रारंभिक बचपन देखभाल, शिक्षा और विकास को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर आपको उड़ीसा और मेघालय। इसका आंसर है उड़ीसा और मेघालय। क्या है इसका मतलब, ये समझिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2026 में किन दो भारतीय राज्यों की सरकारों ने प्रारंभिक बचपन देखभाल, शिक्षा और विकास को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? प्रारंभिक बचपन देखभाल का मतलब होता है कि अगर बच्चा 2.5 से 3 साल तक का है तो उसको आंगनबाड़ी में भेजना है कि नहीं भेजना है, अगर भेजेंगे तो सिलेबस क्या होगा, भेजेंगे तो वहाँ क्या क्या खिलाया जाएगा, क्या केला दिया जाएगा कि दूध दिया जाएगा, क्या क्या खिलाया जाएगा, क्या वहाँ सिलेबस होगा उसके पढ़ने का, खेलना कब है, पढ़ना कब है, ये सब साझा किया जाएगा। किसके किसके द्वारा? तो उड़ीसा सरकार और मेघालय सरकार के द्वारा ये सब मिल के साझा किया जाएगा। और इससे संबंधित यानी कि बचपन, शिक्षा, विकास ये सब को मजबूत करने के लिए आपको समझौता पर हस्ताक्षर किया गया कि हम दोनों मिल के जो है इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप समझे? ये क्या आंसर हुआ इसका? मेघालय और उड़ीसा, मेघालय और उड़ीसा, यही बात इसमें लिखा हुआ है। एक बात लिखा हुआ है कि कब किया गया हस्ताक्षर, तो 20 जनवरी को किया गया। उड़ीसा और मेघालय आप पढ़ेंगे, यही बात सेम टू सेम लिखा हुआ है। कब किया गया, एक ध्यान रखना है कि 20 जनवरी को किया गया, ये किया गया। ठीक है, हम चलते हैं आगे। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2026 मुख्य रूप से किस पहलू से संबंधित अनुपालन को मजबूत करने के लिए अधिसूचित किया गया था? तो इसका आंसर होगा उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान। समझिए क्या है ये, समझिए ध्यान से कि क्या है ये। इसमें है कि केंद्रीय मोटर वाहन दूसरा संशोधन नियम 2026 मुख्य रूप से किस पहलू से संबंधित अनुपालन को मजबूत करने के लिए अधिसूचित किया गया? ये जो संशोधन किया गया है ना, इस संशोधन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि कैसे हम गाड़ी चलाने वालों से रुपया ले और सरकार के घर में डायरेक्ट पहुंच जाए, यानी कि टोल सिस्टम को सुदृढ़ किया गया है, टोल सिस्टम को ठीक किया गया है। उसी को कहा गया है उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान। कि हम अगर किसी का टोल कटे, ये कटे और आसानी से जो है भारत सरकार के यहाँ पहुंच जाए, किसी के यहाँ टोल बकाया न रहे। इस नियम में ये जो दूसरा संशोधन नियम 2026 है, इस नियम में यह भी किया गया है कि अगर आपका टोल प्लाजा का बकाया है, कुछ उधार है टोल प्लाजा का, आप जैसे मान लेते हैं कि फास्टैग में जो होता है आपका बैलेंस है ही नहीं, आप टोल प्लाजा से निकल गए तो माइनस में चला गया, यानी कि आपका अगर मान लेते हैं कुछ रुपया वहाँ टोल प्लाजा का जो शुल्क है 120 रुपया, 150 रुपया, वो तो कटना है लेकिन आप माइनस में है, और आपके अकाउंट में है नहीं रुपया तो आप माइनस में हो गए, और आपका कटा नहीं रुपया, और आप गाड़ी को बेचना चाहेंगे तो आप बेच नहीं पाएंगे, आप उसको दूसरे के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, आप उस गाड़ी का एनओसी नहीं ले सकते हैं। ये सब कुछ नहीं होगा, कब तक नहीं होगा? जब तक ये टोल प्लाजा का बकाया जो था वो चुका नहीं देंगे, वो चुकाएंगे तो फिर आप गाड़ी को बेच सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सब कुछ नियम इस वाले केंद्रीय मोटर वाहन दूसरा संशोधन जो नियम 2026 है, इसमें ये सब कुछ किया गया है। आप समझिए ये कि ये संशोधन एक बार और किया गया था 2019 में। 19 से पहले, 2019 से पहले क्या था कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं, तो 200 रुपया जुर्माने का प्रावधान था। मैक्सिमम 200, 300, 400 रुपया जुर्माने का प्रावधान था, इतना ही था। लेकिन 2019 में जो संशोधन लाया गया, उसमें इस प्रावधान को, इस रुपया को, जुर्माना को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। और बढ़ाया गया इतना कि अगर मान लेते हैं आपका कोई 20,000 का गाड़ी खरीद लिए सेकेंड हैंड, और वो गाड़ी खरीद के आप कहीं से कहीं जा रहे हैं, 3 कोई खरीदने गए थे, 3 को बैठ के जा रहे हैं उस पर, और जो है हेलमेट नहीं पहने हैं, गाड़ी का भी पॉल्यूशन नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उस पर जो जुर्माना होगा वो जुर्माना आपका 30,000 रुपये तक जुर्माना हो जाएगा। आप 20,000 का खरीदे हैं, 30,000 का जुर्माना हो गया है। इतना कुछ समस्या हो गया था 2019 के बाद, और लोगों को ये बहुत भारी लग रहा था, लेकिन कुछ हद तक ठीक भी था। एक उसी समय का न्यूज वायरल हुआ कि एक स्कूटी 20,000 में खरीद ला रहा था, उस पर 27,000 का जुर्माना लग गया, तो उसी समय बेचारा पेट्रोल छीटा और उसको धमका दिया, उस किसको, स्कूटी को। फिर सरकार ऐसे करके कुछ जो है नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल कर दिया गया जुर्माने को। और अब जो है मान लेते हैं हेलमेट नहीं पहने हैं, तो पहले 5,000 हो गया था, तो अब कितना है, 1,000 है। अगर बिना हेलमेट के कहीं चले गए तो फोटो खींचेगा, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि आपका 1,000 कट गया, समझ रहे हैं ना? तो 1,000 आप जमा करिए, जब तक जमा नहीं करिएगा आप गाड़ी को बेच भी नहीं सकते। वही सब इसमें नियम कानून लगाया गया है। ठीक है, ये 2019 से पहले बहुत सस्ता था कि आप नियम कानून तोड़ सकते हैं, इसमें नहीं तोड़ सकते। इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि अगर आप 1 साल में 5 बार नियम कानून तोड़ते हैं, अगर 1 साल में 5 बार नियम कानून तोड़ दिए तो आपका जो है
ड्राइविंग रद्द हो जाएगा। इसमें यह नियम कानून बनाया गया है दूसरा संशोधन अधिनियम में जो 2026 में है। ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या होगा, उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान। ठीक है, चले आगे लीजिए। अब जितना बात हम बोले हैं वही बात इसमें लिखा हुआ है। जैसे ये हस्तांतरित तो नहीं होगा जब तक आप टोल प्लाजा नहीं दीजिएगा, यही सब इसमें लिखा हुआ है। आप समझिए बात को, पढ़िएगा ठीक से। कार्यालय के लिए फेडरेशन ऑफ 2026 से 28 कार्यालय के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्रीज, देखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्रीज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ईसविंदर सिंह को। अध्यक्ष कौन है? ईसविंदर सिंह। महासचिव कौन है? महासचिव कौन है? तो मनोज कुमार सिंह। ध्यान रखिएगा, महासचिव कौन है? मनोज कुमार सिंह। और अध्यक्ष कौन है? ईसविंदर सिंह। ये प्रमोद भंडारी कौन है? ये है कोषाध्यक्ष। ध्यान दीजिए, इधर देख लीजिए, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्री 2026 से 28 तक, 26 से लेकर कहां तक? 28 तक। कार्यालय के नए पदाधिकारी चुने गए कौन? ईसविंदर सिंह को इसका अध्यक्ष चुना गया। ईसविंदर सिंह को क्या चुना गया? अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा, बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष किसे चुना गया? ईसविंदर सिंह को। श्री मनोज कुमार को महासचिव चुना गया। मनोज कुमार सिंह को क्या चुना गया? महासचिव। प्रमोद भंडारी को कोषाध्यक्ष चुना गया। प्रमोद भंडारी को फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्रीज का कोषाध्यक्ष चुना गया। राकेश राठी को संयुक्त कोषाध्यक्ष चुना गया। राकेश राठी को संयुक्त कोषाध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, ईसविंदर सिंह अध्यक्ष है, मनोज कुमार सिंह महासचिव है, प्रमोद भंडारी कोषाध्यक्ष है, राकेश राठी संयुक्त कोषाध्यक्ष है। इस पूरे में देखिए ध्यान से कि 6 उपाध्यक्ष चुना गया। 6 का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, क्या चुना गया यह महत्वपूर्ण है इसमें कि 6 उपाध्यक्ष चुना गया और 8 गो संयुक्त सचिव चुना गया। ठीक है, इसमें 6 गो उपाध्यक्ष चुना गया, 8 संयुक्त सचिव चुना गया। साथ ही साथ जो संयुक्त कोषाध्यक्ष है उनका नाम है राकेश राठी। कोषाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष जो है उनका नाम है प्रमोद भंडारी। महासचिव है उनका नाम है श्री मनोज कुमार सिंह। और ईसविंदर सिंह कौन है? ये अध्यक्ष है किसके? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष कौन है? तो ईसविंदर सिंह। हमको बार बार सुखविंदर सिंह याद आ रहा है, तो सुखविंदर सिंह नहीं, ईसविंदर सिंह है। कौन है? ईसविंदर सिंह। समझिए अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने हाल ही में जनवरी 2026 के किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया आपका 21 जनवरी को। ध्यान रखिए, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने हाल ही में जनवरी 2026 के किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया किस दिन? 21 जनवरी को। समझिए कौन कौन है? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। त्रिपुरा और मणिपुर पहले केंद्र शासित प्रदेश था। त्रिपुरा और मणिपुर 1971 से पहले क्या था? तो 1972 से पहले क्या था? तो केंद्र शासित प्रदेश था। और मेघालय क्या था? तो असम का हिस्सा था। मेघालय असम राज्य में था। ये त्रिपुरा और मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश 1972 से पहले, मेघालय जो है असम का था। आप समझिए कि अगर कोई घटना करंट होता है कहीं, तो उसमें जो है करंट के साथ साथ उसका इतिहास भूगोल भी याद किया जाता है ताकि अब क्वेश्चन उसी से बनेगा, उसी से छपेगा। जैसे त्रिपुरा मणिपुर क्या था? 1972 से पहले केंद्र शासित प्रदेश। मेघालय असम का हिस्सा था। जो अपना तीनों कोई अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाया? 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। आप लोग कमेंट में बताइए कि बिहार का स्थापना दिवस कब है? बिहार का स्थापना दिवस कब है? किस साल बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? आप यही सब बात इसमें लिखा हुआ है। इन तीनों राज्यों को समझिए तो 2026 में 54 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कितने वर्ष? 54 वर्ष। 21 जनवरी को इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। 1972 से पहले त्रिपुरा, मणिपुर और सब केंद्र शासित प्रदेश थे, जो कि मेघालय असम का हिस्सा था। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पूछेगा आपसे एक बात कि त्रिपुरा और मणिपुर को किस नियम के तहत राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये है आपका आंसर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत उनको उसको राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, ये क्वेश्चन आपसे छपेगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत त्रिपुरा और मणिपुर को राज्य का दर्जा दिया गया। और कब दिया गया?
तो 1972 में, ये नियम 1971 में बना, लेकिन राज्य दर्जा दिया गया कब? 1972 में। ठीक है, यही सब बात इसमें लिखा हुआ है। थोड़ा सा इतिहास में लिखा हुआ है कि त्रिपुरा जिससे पहले मणि के वंश का शासन था, ये चलन, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, मैनेज करेंगे और पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन प्रहार, देखिए ध्यान से देखिए, ऑपरेशन प्रहार किस पुलिस बल द्वारा शुरू किया गया? यह पंजाब पुलिस। समझिए ऑपरेशन प्रहार क्या था। ऑपरेशन प्रहार जो है पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन प्रहार जो है कुछ ग्रुपबाजी लोग जो करते हैं, ग्रुप वाला गुंडा जो होता है, जैसे 10 कोई का ग्रुप है, जाके किसी दुकान को लूट लिया, 10 कोई का ग्रुप है, 15 कोई का ग्रुप है, जाके कहीं से फिरौती मांग रहा है, 20 कोई का ग्रुप है, किसी मार्केट में जाकर जो मन है तो कर रहा है। इसी को रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया। ऑपरेशन प्रहार में 2000 टीम बनाया गया था पुलिसों का, जिसमें लगभग 12,000 पुलिस शामिल हुए थे, और एक ही बार में करीब करीब 50 से 60 जगह छापा मारा गया, और मतलब बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, खूब सारे लोगों को चिन्हित किया गया। उससे बहुत पहले से ही सब प्लानिंग चला जा रहा था। देखिए यही सब बात इसमें लिखा हुआ है कि 2000 पुलिस टीमें तैनात की गई, 12,000 पुलिसकर्मी उसमें भाग लिया, पूरे राज्य में एक साथ छापा मारा गया। इसमें सहयोगियों को भी लक्षित किया गया कि गैंगस्टरों को सहयोगी कौन है उसको भी लक्षित किया गया, और इसमें जबरन वसूली, हिंसक अपराध, मारपीट, जबरन वसूली और अवैध हथियारों का व्यापार, ये सब शामिल था, जिसको रोका गया। पंजाब पुलिस ने राज्य में सक्रिय 60 प्रमुख गैंगस्टरों की पहचान की है, 60 प्रमुख गैंगस्टर की पहचान की है, उसके सहयोगियों की भी पहचान जारी है। 1200 सहयोगियों की मैपिंग की गई है। समझ रहे हैं ना, ये सब कुछ पंजाब पुलिस द्वारा किया गया था ऑपरेशन प्रहार के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। 2026 में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? 2026 में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? तो लखनऊ ने की। अब समझिए इस बात को कि इस सम्मेलन का मेजबानी का मेन मकसद ये होता है कि भाई कैसे काम किया जाए। ये ऑफिसर लोग का मान लेते हैं कि है, ये देखिए यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें जो है सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो है 4 बार जो है, ये चौथी बार अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन मेजबानी किया, उत्तर प्रदेश चौथी बार। इसका उद्घाटन जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसका उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन लखनऊ में किया गया आनंदीबेन पटेल के द्वारा। उसके बाद है वही है कि कैसे हम आपसी सहयोग बढ़ावा दें, विधायी समन्वय को मजबूत करें, ये सब के लिए ये सब किया गया। हम समझते हैं कि ये उतना बात नहीं है इसमें। आप ये ध्यान रखिएगा कि किसने उद्घाटन किया, तो आनंदीबेन पटेल, और ध्यान रखिएगा कि किसने उद्घाटन, कहाँ उद्घाटन हुआ, तो लखनऊ में। लेकिन एक बार इसको रीडिंग जरूर करिएगा, रीडिंग करिएगा तो इससे बहुत सारा बात आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, रीडिंग जरूर करिएगा एक बार, रटने के बाद कुछ होता है, याद करने के बाद कुछ होता है। ठीक है समझिए इस क्वेश्चन में क्या है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, कौन कौन? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में एक इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित किया। यह इको सेंसिटिव जोन किस वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास घोषित किया गया है? तो ये आपका घोषित किया गया है इको सेंसिटिव जोन कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास। ठीक है, यह घोषित किया गया कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास। देखिए इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या होता है ये समझिए, फिर आपको याद हो जाएगा। कोई वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब होता है कि कोई वैसा क्षेत्र जो किसी खास स्पीसीज के लिए सुरक्षित किया गया हो, शेर, बाघ, चीता, घोड़ा, हाथी, तोता, या फिर किसी पेड़ पौधा, या मान लेते हैं आम के गाछ, या कोई भी जीव जंतु हो जिसके लिए कोई क्षेत्र आरक्षित किया गया हो, और उसमें अगर कोई अनधिकार प्रवेश करे, यानी कि कोई आदमी जाए, मान लेते हैं हम घास रखे हुए, तो भाई ये घास पूरे विश्व में इतना ही दूर पाया जाता है, इसलिए इस घास को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, और भाई तुम आया ट्रैक्टर लेके सभी में जोतने लगा, तो भाई पिटाई खाएगा ना। वही बात है यहाँ, इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जिसमें आदमियों का जाना रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर जाते भी हैं तो कुछ खास नियम कानून के तहत, भाई जाना है तो पेड़ नहीं काटना है, जाना है तो किसी पेड़ पौधों को मारना नहीं है, अगर इस इको सेंसिटिव जोन में जाना है तो आप जो है किसी भी जंतु को टोक नहीं सकते, मार नहीं सकते, ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शन के तहत आप जाना हो तो जा सकते हैं।
अब ऐसा नहीं कि जाके आप उसमें गाछी काट के ले आए, खेत जोतने लगे, हर जोतने लगे, कुछ और करने लगे, तो ये सब कुछ वहाँ प्रतिबंधित होता है। उसी को हम कहते हैं इको सेंसिटिव जोन। ये जो है जो अभ्यारण्य होता है उसकी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है इको सेंसिटिव जोन। यह जो है 0 से लेकर 10 किलोमीटर का क्षेत्र हो सकता है। जैसे मान लेते हैं ये एक क्षेत्र है इको सेंसिटिव जोन, इतना दूर का क्षेत्र है इको सेंसिटिव जोन। एक जंगल है जो हम रखे हैं, ये जंगल है जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, मान लेते हैं ये जंगल है जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। तो इसके आरी आरी से 10 किलोमीटर का क्षेत्र हम घोषित कर देंगे इको सेंसिटिव क्षेत्र। 0 से लेकर 10 किलोमीटर के क्षेत्र को हम घोषित किया जा सकता है इको सेंसिटिव क्षेत्र। इसका मतलब हो गया कि इस 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई नहीं आएगा, अगर वो आएगा तो पहले नियम कानून के तहत आएगा, समझ रहे हैं। कोई इसमें नहीं आएगा ताकि अंदर के लोग सुरक्षित रहे, अंदर का जो जीव जंतु है वो सब क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, वही बात इसमें लिखा हुआ है जितना बात हम बोले, 0 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र जो है होता है आपका इको सेंसिटिव क्षेत्र। इको सेंसिटिव क्षेत्र क्या होता है ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। हम चलते हैं आगे। इसमें नेशनल पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किस मुख्यमंत्री ने किया, समझिए बात को। नेशनल पैरा ओलंपिक क्या होता है? पैरा ओलंपिक आते हैं कि अगर कोई हैंडीकैप है, कोई विकलांग है, उसके खेल, वो जो खेल खेलता है सब मतलब कि ग्रुपिंग तौर पर, वो पैरा ओलंपिक खेल कहलाएगा। पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किस मुख्यमंत्री ने किया? यह पुष्कर सिंह धामी ने किया। किसने किए? पुष्कर सिंह धामी। कहाँ के मुख्यमंत्री है? उत्तराखंड के। कहाँ के मुख्यमंत्री है? ये पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। अब बताइए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ के हैं? ये त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पहले, इससे पहले के मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड के एक्स मुख्यमंत्री, एक्स लिखा हुआ है। अच्छा, एक्स उत्तराखंड नहीं, एक्स सीएम, चलिए हम इसको ऐसा कर देते हैं, एक्स सीएम है उत्तराखंड के, ठीक है। यही कुछ बीजेपी में ही कुछ बवाल हुआ तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने इस्तीफा दिए, इनके इस्तीफा के बाद ये पुष्कर सिंह धामी आ गए और ये अभी यहाँ के मुख्यमंत्री है। कहाँ के? उत्तराखंड के। किस पार्टी के हैं? तो बीजेपी के हैं। ये हेमंत सोरेन कहाँ के हैं? हेमंत सोरेन जो झारखंड के हैं। झारखंड के ये समझिए तो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। आदिवासी का मतलब हो गया कि मतलब ये आदिवासी मुख्यमंत्री है, शिबू सोरेन के बेटे हैं हेमंत सोरेन, जो झारखंड के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है। ये दूसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं। प्रथम बार इससे पहले चुने गए, उसके बाद दूसरे बार भी, प्रथम बार ये 2019 में शायद चुने गए और उसके बाद फिर से ये मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, दूसरे बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। कहाँ के? तो झारखंड के। यह बन गए आपका झारखंड के मुख्यमंत्री, ठीक है। और यह पुष्कर सिंह धामी कहाँ के मुख्यमंत्री है? उत्तराखंड के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है बीजेपी से। योगी आदित्यनाथ तो पूछने का बात ही नहीं है, ये यूपी के मुख्यमंत्री, ये भी बीजेपी से। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे पहले, इनके हटने के बाद पुष्कर सिंह धामी है। हेमंत सोरेन के पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम। ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ जरूरी है, ठीक है। हेमंत सोरेन के पार्टी का क्या नाम है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन पे। अब शायद एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन और होगा, ये सब बात इसमें हम जो बात बोले हैं ये सब बात इसमें लिखा हो। अच्छा देखिए, इसमें और क्या है कि ये उससे संबंधित कुछ बात लिखा हुआ है, आप समझिएगा क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि पैरा ओलंपिक खेल में पावर लिफ्टिंग को तवज्जो दिया जाता है। पावर लिफ्टिंग खेल जो है पैरा ओलंपिक में निश्चित रूप से अच्छा सा खेल खेला जाने वाला, मतलब निश्चित रूप से ही महत्वपूर्ण एक खेल है। बाकी आपका नेशनल पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप खेलों में समावेश, सम्मान और समान अवसर को बढ़ावा देता है। पावर लिफ्टिंग हाँ पैरा ओलंपिक खेलों में एक मान्यता प्राप्त खेल है, समझ रहे हैं। ये सब कुछ आपको लगभग जान है, बताया जा चुका है, ये कुछ उसका इतिहास है, ठीक है ना। आप आगे देखिए, भारत के प्रयोगशाला में विकसित हीरा उद्योग में योगदान देने के लिए एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? समझिए बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसे तो भारत में हीरा बहुत कम ही मिलता है, लेकिन हीरा को तराशने का काम भारतीयों से बेहतर कोई नहीं करता है। हीरा को तराशने का काम भारतीयों से बेहतर कोई नहीं करता है। लेकिन ये जो है इससे संबंधित इस टाइप की बात नहीं है। ये क्या है कि प्रयोगशाला में विकसित किया जाने वाला हीरा उद्योग में योगदान के लिए एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है बकुल लिम्बासिया को। बकुल लिम्बासिया जो है
एक प्रयोगशाला में, मतलब समझे ना, प्रयोगशाला में हीरा बनाया गया, उससे संबंधित ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार, जो किसको दिया गया, बकुल लिम्बासिया को। किसको दिया गया, बकुल लिम्बासिया को। भटवारी टेक्नोलॉजी के संस्थापक बकुल लिम्बासिया, ये भी पूछेगा अब। भटवारी टेक्नोलॉजी के संस्थापक कौन है, बकुल लिम्बासिया। इनको कौन सा पुरस्कार मिला, एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और जो है इन्होंने 2004 में भारत का पहला प्रयोगशाला में विकसित हीरा तैयार किया। 2004 में भारत में पहला विकसित प्रयोगशाला में विकसित हीरा तैयार किया गया। पहले हीरा कहाँ मिलता था, धरती में कोयला वैला के बीच कहीं भी दबा हुआ छुपा हुआ रहता था, लेकिन अब हीरा कहाँ बन रहा है, तो प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है हीरा। जो इसी से संबंधित ये है कौन, बकुल लिम्बासिया, जो भटवारी टेक्नोलॉजी के संस्थापक है। इनको एपीओ पुरस्कार मिला गया है, किनको, ये भटवारी टेक्नोलॉजी, बकुल लिम्बासिया को। किनको, बकुल लिम्बासिया को। यह पुरस्कार प्रयोगशाला में विकसित हीरो में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रासंगिकता का प्रतीक है। बकुल लिम्बासिया 1998 से प्रयोगशाला में विकसित हीरे के क्षेत्र में सक्रिय है और प्रौद्योगिकी संचालित पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रख रहे हैं। उनका काम एलजीडी उद्योग में प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण, जिम्मेदार प्रथा और निर्यात उन्मुख विकास को बढ़ावा देना है। तो आप फिलहाल कुल मिला के यह समझिए कि भटवारी टेक्नोलॉजी के संस्थापक बकुल लिम्बासिया को प्रयोगशाला में हीरा बनाने के लिए, चाहे इस क्षेत्र से संबंधित बात के लिए, उनको जो है एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें और कुछ नहीं खासकर। बाकी आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ तक क्लास को देखने के लिए। अगर यहाँ तक क्लास देखे हैं तो निश्चित रूप से आपको क्लास अच्छा लगा है। और मेरे बात पर ध्यान दीजिए, हमने कहा आपको कि अगर आप मेरे घोड़ासहन क्षेत्र से 50 किलोमीटर के रेडियस में है तो आपको क्वेश्चन ऑफलाइन पहुंचाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक दूसरे सोमवार तक आप क्लास को रेगुलर देखें और सोमवार आप टेस्ट दें। अगर आप 20 विद्यार्थी कहीं भी ग्रुप में शामिल है, ग्रुप वाइज है, तो आप हमको कहें, फोन करें, आपके पास क्वेश्चन पहुंचेगा। अगर आप 20 विद्यार्थी प्रत्येक दिन क्लास देखते हैं या नहीं भी देखते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपके पास प्रत्येक सोमवार को क्वेश्चन पहुंच सकता है। अगर 20 विद्यार्थी आप हैं तो करंट का क्वेश्चन, जो आपका करंट का क्वेश्चन प्रत्येक मेरे ही क्लास से, यानी कि प्रत्येक पिछले 15 क्लास से ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से करंट पढ़ के अच्छा कर सकते हैं और आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं। और आप चाहें तो हमको इस नंबर पर मैसेज करेंगे ताकि ये सेम टू सेम पीडीएफ आपको मिल जाए, ठीक है। हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।